हेलो एवरीवन। हेलो सर। चलो इस नाम से आप। यस सर, वो दूसरा अकाउंट लॉक नहीं है इसलिए हो गया जैसे। अच्छा अच्छा। तो देखो डेफिनेशन वाला जो हमने पार्ट देखा था उसमें हमारी 3 क्लासेस हो गई थी, बट अभी बहुत सारी डेफिनेशन रह गई है। तो मैं ये सोच रहा था डेफिनेशन तो बीच बीच में मैं कराता रहूँगा, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं बीच में कवर कराता रहूँ। ओके। ठीक है ना? तो आपका क्योंकि डेफिनेशन में आप मान लो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाए, तो डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने करा दिया है, फिर भी मैं और उसको कवर करा दूंगा। तो आज का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आज का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एग्जम्प्टेड इनकम। कि कोई भी अगर एसएससी है उसको कौन कौन सी इनकम है जो एग्जम्प्टेड है, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगता है, जो अंडर सेक्शन 10 है। अब जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कोई भी तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे ये पूछा जा सकता है कि कोई भी 6 एग्जम्प्टेड इनकम का आपको बताइए, या फिर 10 एग्जम्प्टेड इनकम है उसके बारे में बताइए, या फिर नॉन रेजिडेंट को कौन कौन सी एग्जम्प्टेड इनकम मिलती है, या फिर कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसमें से, या कोई बिजनेसमैन को है वो कौन कौन सी एग्जम्प्टेड इनकम होती है, या फॉरेन कौन कौन सी इनकम होती है जो एग्जम्प्टेड इनकम होती है, या नॉन रेजिडेंट को एग्जम्प्टेड इनकम होती है, या सैलरीड पर्सन को कौन कौन सी एग्जम्प्टेड इनकम होती है। तो कोई भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी स्टार्ट करें फिर इसके रिगार्डिंग। यस सर। सर ये 15 नंबर में और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता हाँ, है ये ना? 15 नंबर में भी मतलब बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। एक्चुअल में बड़ा क्वेश्चन तो आया ही है, मैंने लास्ट टाइम भी देखा है। मैंने पिछले 4 to 5 अटेम्प्ट देखे हैं तो उसमें एक क्वेश्चन आ रहा है। और शॉर्ट क्वेश्चन तो आ ही सकता है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एक्चुअल में मोर देन 50 पॉइंट है उसमें। और अभी जो फाइनेंस एक्ट आया है उसमें भी बहुत सारी अमेंडमेंट हुई है, और उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐड हुए हैं। ठीक है, तो आपको मैं बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा अभी। और आज एक्चुअल में ये क्लास है आज कंप्लीट हो भी नहीं पाएगी, ये कल तक चलेगी क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो फिर स्टार्ट करें इसके रिगार्डिंग। यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अभी स्लाइड है वो शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, 1 सेकेंड। ये स्लाइड है, सबको विजिबल है? यस सर। अब देखिए लिस्ट ऑफ एग्जम्प्टेड इनकम, मतलब कौन कौन सी एग्जम्प्टेड इनकम उसकी एक लिस्ट दी गई है, जिसको टैक्स फ्री इनकम भी बोलते हैं। तो हमारी जो ग्रोस टोटल इनकम है उसमें ऐड नहीं होती। एक्चुअल में डिडक्शंस और एग्जम्पशन में पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि कुछ डिफरेंस होता है। कि एग्जम्प्टेड इनकम वो होती है जो ग्रोस टोटल इनकम में ऐड ही नहीं होती, और डिडक्शन वो होता है कि ग्रोस टोटल इनकम में ऐड होने के बाद उसके बाद अंडर सेक्शन 80D में उसका डिडक्शन मिलता है। बट अभी मैं एग्जम्पशन की बात कर रहा हूँ, आप डिडक्शन को और एग्जम्पशन को अलग अलग समझिए। अब देखिए लिस्ट ऑफ एग्जम्प्टेड इनकम में जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो है एग्रीकल्चरल इनकम। आपने अगर फर्स्ट क्लास में देखा होगा जो डेफिनेशन की थी, उसमें एग्रीकल्चरल इनकम का मैंने बताया था, जो अंडर सेक्शन 2, ये देखिए अंडर सेक्शन 2(1)(a) में था। पानी लाओगे इससे काम चल जाएगा। आपको याद है एग्रीकल्चरल इनकम मैंने अंडर सेक्शन 2(1)(a) में बताया था। 21E में एग्रीकल्चर इनकम। जो फर्स्ट क्लास में मैंने डिस्क्राइब किया था। तो किसी भी पर्सन को अगर एग्रीकल्चरल इनकम है वो अगर मिलती है तो वो अंडर सेक्शन 2(1)(a) में टैक्स फ्री है। ठीक है, कोई बात नहीं, चीटिया तो क्या हुआ। ठीक है, वॉक कर लेना थोड़ा इधर। आयुष वॉक कर लो धीरे धीरे। चलो कम से कम 10-15 100 200 कदम वॉक करना है। अरे मुझे कदम लग रहा है कदम दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई भी इसमें। ऐसे जाओ बाहर। बाहर लंबे लंबे। हाँ जैसे आप बोल दीजिए। विजय लक्ष्मी जी। हेलो विजय लक्ष्मी जी। हाँ जी, हो गया। चलिए अब स्टार्ट करें। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एग्रीकल्चरल इनकम। अगर कोई भी
पर्सन को अगर एग्रीकल्चर इनकम मिलती है वो पूरी पूरी टैक्स से फ्री है सेक्शन 10(1) में। अब उसकी जो डेफिनेशन दी गई है वो सेक्शन 2(1)(a) में दी गई है, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। फिर भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि इसमें 3 टाइप की इनकम आती है। एक तो आती है रेंट वाली इनकम। 1 सेकेंड। जो फर्स्ट इनकम आती है वो है रेंट इनकम। अगर कोई भी इम्प्लॉय को या कोई भी पर्सन को अगर रेंटल इनकम आ रही है एग्रीकल्चर लैंड से, तो वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। सेकंड है एनी इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर ऑपरेशन। अगर एग्रीकल्चर ऑपरेशन से अगर कोई इनकम हो रही है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। और थर्ड है अगर कोई भी एग्रीकल्चर लैंड के पास अगर कोई भी फार्म हाउस है उससे अगर कोई भी इनकम आ रही है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। तो ये 3 टाइप की इनकम है एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी अंडर सेक्शन 2(1)(a), और वो पूरी की पूरी टैक्स फ्री हो जाएगी, पूरी पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था सेक्शन 10(1) ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एनी सम रिसीव्ड बाय ए मेंबर फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जैसे हमने पर्सन की डेफिनेशन देखी थी, तो पर्सन की डेफिनेशन में हमारा जो सेकंड पॉइंट था वो था HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में देखिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो भी इनकम होती है वो एज ए इंडिविजुअल की तरह टैक्सेबल मतलब इंडिविजुअल की तरह टैक्सेबल होती है। बट अगर उसका जो भी मेंबर है, कोई भी अगर उसका मेंबर हुआ, उसको अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कोई भी पेमेंट करती है, कोई भी अमाउंट रिसीव होता है HUF से उसके मेंबर को, तो वो पूरी की पूरी टैक्स फ्री होगी। अब देखिए एज पर सेक्शन 10(2) अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड किसको हो रहा है? कोई भी उसके फैमिली मेंबर को हो रहा है। ओ फैमिली इनकम, फैमिली इनकम से अगर कोई भी अमाउंट रिसीव होता है, और इन केस ऑफ इम्पोर्टेबल स्टेट या अभाज्य संपदा, कोई भी अभाज्य संपदा से अगर कोई भी इनकम या अमाउंट रिसीव होता है, अमाउंट रिसीव्ड आउट ऑफ इनकम ऑफ फैमिली स्टेट, फैमिली इनकम से अगर कोई भी मेंबर को अगर अमाउंट रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब माना जाए कि HUF से कोई मेंबर को पेमेंट हो रहा है, तो वो टैक्स फ्री होगा। किसके हैंड में? मेंबर के हैंड में टैक्स फ्री होगा। इसका जैसे हम अगर एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल है HUF अर्न 5 lakhs ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जो HUF है उसकी इनकम 5 लाख रुपीज़ है, एंड पेड टैक्स ऑन इट्स इनकम, उसकी इनकम पे उसने टैक्स पे कर दिया। अब मिस्टर ए, एक मिस्टर ए है जो उसका मेंबर है, फैमिली का मेंबर है, एक को पार्टिसिपेंट है, मीन्स की मेंबर है, इज एन एम्प्लॉई, वो एम्प्लॉई भी है, मतलब कहीं वो जॉब करता है, एंड अर्न ए सैलरी 20,000। जैसे आपको पता होगा कि अगर कोई भी पर्सन है उसकी अगर सैलरी इनकम है तो HUF में वो टैक्सेबल नहीं होगी, तो इसका मतलब वो उस पर खुद टैक्स देगा, तो 20,000 पे वो खुद टैक्स देगा। अब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मिस्टर ए आल्सो रिसीव 1 लाख फ्रॉम HUF से 1 लाख रुपीज़ उसने रिसीव किया, मतलब कि मेंबर ने HUF से 1 लाख रुपीज़ रिसीव किया। तो इस वाले केस में मिस्टर ए विल पे टैक्स ऑन हिज सैलरी, अपनी सैलरी पे तो वो टैक्स पे करेगा, 20,000 पे वो टैक्स पे करेगा, बट जो 1 लाख रुपीज़ जो HUF से जो उसको मिला है उस पर वो टैक्स पे नहीं करेगा, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट इनकम है अंडर सेक्शन 10(2) में। अब देखिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं, HUF अर्न 90,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सर आपने जो वो सिंपल एग्जांपल देके समझाया था ना, वैसे भी समझा दीजिए, वैसे भी समझ आ जाएगा। हाँ, तो सिंपल एग्जांपल तो यही है कि जैसे मान लीजिए आप BHEL में जॉब करते हैं और आपकी मान लो सैलरी इनकम के साथ साथ बिजनेस इनकम भी है, या फिर कोई रेंटल इनकम भी है, या कोई अदर सोर्सेज इनकम भी है, और आप चाह रहे हैं कि मैं एक HUF क्रिएट करूं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्रिएट करूं। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जब क्रिएट करोगे तो आपकी जो सैलरी इनकम है वो तो आपके हैंड में टैक्सेबल हो गई, बट जो आपकी रेंटल इनकम या फिर अदर सोर्सेज इनकम या बिजनेस इनकम है वो आप बोल रहे हो कि HUF पे टैक्सेबल होगी, तो उस पर HUF टैक्स देगा। ठीक है, तो HUF ने टैक्स दे दिया। अब उस इनकम में से अगर HUF आपको कोई पेमेंट करता है, ठीक है, अब वो पेमेंट एज ए सैलरी भी कर सकता है, एज ए रेमुनरेशन भी कर सकता है, कोई भी रीजन से अगर कोई पेमेंट करता है तो आपको जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो पूरा पूरा टैक्स फ्री माना जाएगा, क्योंकि उस पर HUF ने टैक्स दे दिया है। तो यही मैंने इस एग्जांपल में बताया था। अब सेकंड एग्जांपल में मैं यही बता रहा हूँ कि 90,000 रुपीज़ HUF की इनकम है और वो उस पर टैक्स पे नहीं किया है, ठीक है, नॉट चार्जेबल टू टैक्स।
और मिस्टर ए है वो उसका मेंबर है, और उसको 20,000 रुपीज़ पर मंथ जैसे पहले मिल रहा था वो उसको एज ए सैलरी मिलती है। तो बिसाइड्स हिज इंडिविजुअल इनकम ए रिसीव 30,000 फ्रॉम हिज एच ने उसको 30,000 रुपीज़ एज ए सैलरी दिया, एज ए रेमुनरेशन दिया, कोई भी रीज़न से 30,000 रुपीज़ मिस्टर ए को दे दिया। तो इस वाले केस में भी जो ए है वो टैक्स पे करेगा अपनी सैलरी इनकम पे 20,000, बट 30,000 पे वो टैक्स पे नहीं करेगा क्योंकि उसको एग्जाम्पशन है। एनी सम रिसीव्ड बाय ए मेंबर फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एच से कोई भी अमाउंट रिसीव होता है तो वो टैक्स फ्री है। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। अब देखिए हमारा थर्ड पॉइंट है शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम द फर्म। एक मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म में मान लो 2 मेंबर है, उनका 50-50% रेशियो है। अगर कोई भी लॉस होगा तो वो 50-50 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या प्रॉफिट होगा तो 50-50 करेंगे। अब मान लीजिए प्रॉफिट हो गया 5 लाख रुपीज़ प्रॉफिट हो गया, तो उन्होंने 2,50,000 ईच उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपस में। तो उसको प्रॉफिट जो मिला है उसके पार्टनर को, तो वो पूरा पूरा टैक्स फ्री है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि फर्म उस पर टैक्स दे चुकी है पहले से। देखिए एज पर सेक्शन 10(2)(a) शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय ए पार्टनर। जो शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव होता है वो किसको मिलता है? पार्टनर को, फ्रॉम द फर्म। फर्म से कोई भी शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनर को मिलता है, इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर के हैंड पे वो टैक्स फ्री है। फर्दर शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय ए पार्टनर ऑफ एलएलपी। एक फर्म होती है, एक लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं। तो चाहे वो फर्म हो या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो, उन दोनों से जो भी अगर उसको शेयर ऑफ इनकम मिल रही है पार्टनर को, तो वो पूरी पूरी टैक्स फ्री है। बट दिस एग्जाम्पशन इज लिमिटेड ओनली टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, ओनली शेयर ऑफ प्रॉफिट तक ही एग्जाम्प्ट है। अगर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर मान लीजिए उसने 1 करोड़ रुपीज़ एज ए उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, एज ए कैपिटल लगाई है, उस पर अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। या फिर उसको कोई सैलरी मिल रही है, रेमुनरेशन मिल रहा है, तो वो भी टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो ओनली जो शेयर ऑफ इनकम है वो ही टैक्स फ्री होगी। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। अब फोर्थ पॉइंट आता है हमारा। इसमें एक्चुअल में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 6 to 7 पॉइंट पूछा जा सकता है, तो मैं आपको मैक्सिमम पॉइंट कवर करा दूंगा, तो आपको जितना याद रह सकेगा आप उसमें लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, जिसको एनआरई अकाउंट भी बोलते हैं। सॉरी, अगर मान लीजिए आप फॉरेन में आपकी सर्विस है और आपको फॉरेन करेंसी में अगर पेमेंट हो रहा है, फॉरेन करेंसी मान लीजिए यूएस डॉलर में पेमेंट हो रहा है, यूरो में पेमेंट हो रहा है, या येन में पेमेंट हो रहा है, तो कोई भी करेंसी में अगर आपको पेमेंट हो रहा है तो आप इंडिया में उसको अपने घर पे भेजना चाह रहे हो, ठीक है, आप कैसे भेजोगे? तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट के थ्रू नहीं जाएगा, वो जाएगा नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा, जिसको एनआरई अकाउंट बोलते हैं। और उसमें अगर जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट करोगे, मान लो आपने फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट किया, तो उसमें इंडियन करेंसी में ही अमाउंट मतलब कि बैलेंस आपको दिखेगा, मतलब ऑटोमेटिक उसमें कन्वर्ट हो जाएगा इंडियन करेंसी में। और अगर उस पर अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, जैसे आपके सेविंग अकाउंट पे अगर इंटरेस्ट मिलता है तो वो 10,000 तक टैक्स फ्री होता है। वैसे ही अगर नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट एनआरई अकाउंट में अगर कोई इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये सेक्शन है 10(4). इन द केस ऑफ ए इंडिविजुअल असेसी, अगर कोई भी इंडिविजुअल असेसी है, एन इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन मनी स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट इन नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में अगर कोई क्रेडिट पड़ा है, क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, और उस पर अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है इन एनी बैंक इन इंडिया शैल आल्सो बी एग्जेम्प्ट इफ सर्टेन कंडीशंस आर सेटेड। बट कुछ कंडीशंस हैं उसकी, वो अभी डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर एक पॉइंट आता है एन एग्जाम्पशन ऑफ सर्टेन इनकम रिसीव्ड बाय ए स्पेसिफाइड फंड। ये पॉइंट है वो थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, ठीक है। तो एक्चुअल में एक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाऊंगा, उसमें ये है कि कोई भी अगर नॉन रेजिडेंट है उसकी कौन कौन सी इनकम है जो एग्जम्प्ट है, उसमें ये कवर करूंगा मैं, तो फिलहाल इसको आप छोड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट भी सेम है कि एग्जाम्पशन ऑफ इनकम ऑफ ए नॉन रेजिडेंट एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ नॉन
डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये भी थोड़ा टेक्निकल है तो ये मैं उस टाइम कवर करूँगा। और ये थर्ड है, ये भी सेम है। अब नेक्स्ट आ जाइए, अब इसमें है लीव ट्रेवल कंसेशन, अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉई है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कोई भी सैलरीड एम्प्लॉई है उसको कौन कौन सी एग्जाम्पशन मिलती है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कवर हो सकता है ये पॉइंट। या फिर आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि LTA कंसेशन से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पशन है उसके बारे में बताइए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पुट किया जा सकता है। आपको किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए। विजय लक्ष्मी जी नो सर। आगे बढ़े, फिर आगे चलें फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लीव ट्रेवल कंसेशन, मान लो कोई एम्प्लॉई है तो उसको LTA का एग्जाम्पशन मिलता है। LTA एग्जाम्पशन कैसे मिलता है, अगर मान लो वो कहीं भी ट्रेवल पे जा रहा है, घूमने जा रहा है, कंपनी के पर्पज से नहीं तो अपने पर्सनल पर्पज से अगर वो घूमने जा रहा है तो उसका जो टिकट का पैसा है, ट्रेवल का पैसा है, वो उसका वो एग्जाम्पशन ले सकता है। तो लीव ट्रेवल कंसेशन और असिस्टेंस, जिसको LTC या LTA बोलते हैं, टू एन इंडियन सिटीजन एम्प्लॉई, ये इंडियन सिटीजन एम्प्लॉई होना चाहिए, तो सेक्शन 10(5) में बताया गया है। अब देखिए इसमें क्या है, द एम्प्लॉई इज इंटाइटल्ड एज एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10(5). 10(5) में इंटाइटल्ड है एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रेवल कंसेशन और असिस्टेंस रिसीव्ड बाई और ड्यू टू हिम फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर फॉर हिमसेल्फ और हिज फैमिली इन कनेक्शन विद हिज प्रोसीडिंग। अब देखिए कहाँ कहाँ पर वो उसको एग्जाम्पशन मिलेगा। ऑन लीव टू एनी प्लेस इन इंडिया, कोई भी इंडिया में अगर वो कहीं घूमने जाता है, ठीक है, वहाँ पर एग्जाम्पशन मिलेगा उसको। और टू एनी प्लेस इन इंडिया आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस और आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, अगर उसका रिटायरमेंट हो गया या सर्विस टर्मिनेट हो गई है उसके बाद भी अगर वो घूमने जाता है तो उसका भी वो एग्जाम्पशन ले लेगा। द एग्जाम्पशन शैल बी अलाउड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। अब देखिए एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ शिमला घूमने गया, ठीक है, तो एक तो मेरा वेकेशन हो गया और साथ में मैं एक्चुअल में मुझे ना कंपनी LTA एज ए अलाउंस देती है, परक्यूजिट्स देती है कि आपका बेसिक का 10% मुझको दे दिया, ठीक है। अगर ये मैं सर्विस मैं नहीं लेता हूँ, अगर मान लो मैं घूमने नहीं जाता हूँ तो वो पूरा पूरा 10% है वो मेरा टैक्सेबल इनकम में चला जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं घूमने चला गया कहीं, शिमला चला गया, नैनीताल चला गया, और टिकट के पैसे हैं जो मैंने टिकट का जो अमाउंट पे किया है वो है बाई अगर एयर ट्रेवल किया है या रेल ट्रेवल किया है या बाई रोड ट्रेवल किया है तो मेरे पास टिकट होगी उसकी, ठीक है, तो उसका मैं एग्जाम्पशन ले सकता हूँ। जो भी टिकट का जो अमाउंट है वो पूरा पूरा जो 10% मुझे मिला था उसमें से मैं कम कर सकता हूँ उतना पैसा, तो वो टैक्सेबल इनकम मेरी कम हो जाएगी। अब देखिए द एग्जाम्पशन शैल बी अलाउड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। अब क्या कंडीशन है, वेयर जर्नी इज परफॉर्म बाई एयर, अगर एयर से वो जर्नी परफॉर्म करता है तो उसको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी, तो मैक्सिमम डिडक्शन या मैक्सिमम एग्जाम्पशन देखिए, वेयर द जर्नी इज परफॉर्म बाई एयर, एयर से अगर वो करता है जर्नी तो मैक्सिमम एग्जाम्पशन शैल बी एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द एयर इकोनॉमिक फेयर, जो एयर का जो इकोनॉमिक फेयर है ऑफ द नेशनल कैरियर बाई द शॉर्टेस्ट रूट, जो शॉर्टेस्ट रूट है टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, मतलब कि जहाँ से वो ट्रेवल स्टार्ट करता है और उसका जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक जो भी शॉर्टेस्ट रूट हुआ उसका, और उसका जो इकोनॉमिक फेयर है, मैं बिजनेस फेयर की बात नहीं कर रहा, मैं इकोनॉमिक फेयर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ उतने अमाउंट का उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगा अगर वो एयर के थ्रू अगर ट्रेवल करता है। और वेयर प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ जर्नी एंड डेस्टिनेशन आर कनेक्टेड बाई रेल, अगर रेल से कनेक्ट है, ठीक है, जहाँ से वो ट्रेवल करता है और जो डेस्टिनेशन है वो अगर रेल से कनेक्ट है, ठीक है, एंड द जर्नी इज परफॉर्म बाई एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर रेल से कनेक्ट है बट वो फिर भी अगर एयर से गया या कोई दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से गया, इसमें लिखा ना परफॉर्म बाई एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन बाई एयर, तो एयर का तो अलग से आ गया, तो एयर को छोड़कर एयर को छोड़कर अगर वो कोई दूसरे मोड से जाता है और अगर रेल से कनेक्टेड है तो मैक्सिमम एग्जाम्पशन शैल बी एन अमाउंट, अब मैक्सिमम एग्जाम्पशन क्या मिलेगी,
अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रेल फेयर, जो एसी फर्स्ट क्लास फेयर होता है उसका, और वो भी शॉर्टेस्ट रूट का। अब शॉर्टेस्ट रूट का क्या मतलब निकल रहा है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए वो यहाँ से शिमला जाना था उसको, वो शिमला चला भी गया, बट वो शिमला डायरेक्ट नहीं गया यहाँ से, वो पहले गया दिल्ली, दिल्ली से वो चला गया बेंगलोर घूमने, बेंगलोर से फिर वापस वो शिमला आया, वो शिमला से यहाँ वापस आ गया। तो ये शॉर्टेस्ट रूट तो हुआ नहीं, वो तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से गया, तो उसको जो एग्जाम्पशन मिलेगा वो यहाँ से डायरेक्ट शिमला का मिलेगा, जो वाया रूट चंडीगढ़ हो सकता है, यहाँ से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से शिमला, ये शॉर्टेस्ट रूट है हरिद्वार से। तो उसको शॉर्टेस्ट रूट और कितने अमाउंट का मिलेगा, जो रेल का जो एसी फर्स्ट क्लास कोच का जो फेयर होता है उसका उसको एग्जाम्पशन मिलेगा। अब देखिए, वेयर द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ जर्नी एंड डेस्टिनेशन और पार्ट देयर ऑफ आर नॉट कनेक्टेड बाय रेल, अगर रेल से कनेक्टेड नहीं है, ये तो था रेल से कनेक्टेड था, अब ये रेल से कनेक्टेड नहीं है, नॉट कनेक्टेड, एंड द जर्नी इज परफॉर्म बिटवीन सच प्लेस, अगर जर्नी फिर हुई है तो इसमें देखिए क्या रूल्स है, वेयर ए रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट, ठीक है, मतलब ट्रेन से नहीं किया उसने, मतलब कि ट्रेन से कनेक्टेड नहीं है, तो ट्रेन से कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब ट्रेन से तो किया नहीं होगा, कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम से किया होगा। तो वेयर ए रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट, अगर वहाँ पर रोडवेज बस चलती है, मतलब कि पूरा पूरा कनेक्टेड है, तो इन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द फर्स्ट क्लास ऑफ डिलक्स बस फेयर, डिलक्स क्लास फेयर, जो फर्स्ट क्लास का जो डिलक्स क्लास फेयर है उतने अमाउंट तक उसका एग्जाम्पशन मिल जाएगा, ठीक है, और वो भी शॉर्टेस्ट रूट का मिलेगा। और वेयर द नो रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इन अमाउंट इक्वलेंट टू द एयर कंडीशनड फर्स्ट क्लास रेल फेयर, ये जो यहाँ पर मिला था एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास एयर फेयर, यहाँ पर एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास एयर फेयर, वो पूरा पूरा यहाँ पर मिल जाएगा शॉर्टेस्ट रूट। अब देखिए इसमें भी कुछ और रूल्स है, एग्जाम्पशन विल बी हायर इन नो केस एक्सीड एक्चुअल एक्सपेंडिचर, बट ये जो है मैक्सिमम लिमिट है उसका, अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर ही बहुत कम हुआ है तो वो मैक्सिमम एक्चुअल एक्सपेंडिचर तक ही उसका एग्जाम्पशन मिलेगा। अब ये मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि अलग से क्वेश्चन 5 नंबर का आ सकता है आपके, मतलब अगर आपके ये क्वेश्चन आ जाए जो 6 पॉइंट या 7 पॉइंट लिखने के लिए क्वेश्चन आ जाए तो आपको इतनी डिटेल में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, आप मेन हेडिंग लिख के आप थोड़ा सा इसमें लिख सकते हैं, और इतना डिटेल में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है तो इसमें फिर आप अलग से लिख सकते हैं पूरा। इसमें कुछ और कंडीशंस हैं, तो हाउ मेनी टाइम्स कैन एग्जाम्पशन बी क्लेम्ड, कितने टाइम तक आप एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हो, इसका एक ब्लॉक पीरियड होता है, ब्लॉक ऑफ ईयर होता है 2 ईयर का, तो 2 ईयर का एक ब्लॉक होता है। इसमें देखिए द असेसी कैन क्लेम, सॉरी मैंने गलत बता दिया, 2 ईयर का नहीं होता, 4 ईयर का होता है, तो असेसी कैन क्लेम एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी 2 जर्नी, एक्चुअल में 2 ईयर नहीं होता, वो 2 जर्नी है, 4 ईयर के अंदर वो 2 जर्नी परफॉर्म कर सकता है, मतलब 2 बार वो घूमने जा सकता है और उसका एग्जाम्पशन ले सकता है, और 4 ईयर के गैप में, ठीक है। तो अभी जो था 2018 और 2021 का भी लास्ट चल रहा था, उसके बाद 2021 से आगे तक का चल रहा है, ठीक है। ये 23 26 का भी ब्लॉक चल रहा है, तो 23 26 के अंदर वो 2 टाइम इसका एग्जाम्पशन ले सकता है। उसके बाद इफ़ द असेसी हैज़ नॉट अवेल्ड ऑफ द एग्जाम्पशन ऑफ एलटीसी इन ए पर्टिकुलर ब्लॉक, अगर मान लो कोई भी ब्लॉक में अगर उसका एग्जाम्पशन नहीं लिया उसने तो वो लैप्स हो जाएगा एग्जाम्पशन, ऐसा नहीं है कि वो नेक्स्ट ब्लॉक में मैं 4 एग्जाम्पशन ले लूँगा, ऐसा नहीं कर सकता वो लैप्स हो जाएगा पूरा पूरा। अब ये जो एग्जाम्पशन है वो कितने बच्चों तक मिलेगी, तो द एग्जाम्पशन रिलेटिंग टू एलटीसी शैल नॉट बी अवेलेबल टू मोर देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, 2 बच्चों तक ही एग्जाम्पशन मिलेगी।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इसमें बताइए कोई डाउट है मनीष जी? सर कोई डाउट? आगे बढ़ें फिर। यस सर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है रेम्यूनरेशन ऑफ सैलरी रिसीव्ड। रेम्यूनरेशन रिसीव हुआ है या सैलरी रिसीव हुई है, और किसको हुई है? बाई एन इंडिविजुअल, कोई भी एक इंडिविजुअल है, ठीक है, हु इज़ नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन नहीं है वो, ठीक है, ऐसा इंडिविजुअल जो इंडिया का सिटीजन नहीं है और वो सैलरी और रेम्यूनरेशन रिसीव करता है। ये पॉइंट है सेक्शन 10(6). इसमें देखिए इन केस ऑफ इंडिविजुअल हु इज़ नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया द फॉलोइंग इनकम शैल बी एग्जम्प्ट। तो ये इनकम है एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाई ए डिप्लोमेट्स, कोई भी डिप्लोमेट्स है अगर वो रिसीव कर रहा है, या रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाई ए फॉरेन नेशनल्स, कोई फॉरेन नेशनल है एज ए एम्प्लॉई ऑफ ए फॉरेन इंटरप्राइज, या फिर नॉन रेजिडेंट एम्प्लॉयड ऑन ए फॉरेन शिप, कोई नॉन रेजिडेंट एम्प्लॉई है जो फॉरेन का जो शिप इंडिया में आता है उसका कोई पर्सन है, या फिर रेम्यूनरेशन ऑफ ए एम्प्लॉई ऑफ ए फॉरेन गवर्नमेंट ड्यूरिंग हिज ट्रेनिंग इंडिया, कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट का कोई पर्सन है वो इंडिया में ट्रेनिंग के लिए आता है। तो ये 4 केस में अगर उसको कोई भी सैलरी या रेम्यूनरेशन मिलता है कोई भी इंडिविजुअल को, और वो इंडिया का अगर सिटीजन नहीं है, तो वो पूरा पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा उसके हैंड में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा परक्यूजिट्स एंड अलाउंस पेड बाई गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉई सर्विंग आउटसाइड इंडिया। कोई भी अगर एम्प्लॉई है इंडिया का, अगर एम्प्लॉई है वो बाहर अगर उसकी ड्यूटी है, फॉर एग्जांपल कोई BHL का एम्प्लॉई है, अगर उसको बाहर पोस्टिंग मिल गई, इंडिया के बाहर अगर पोस्टिंग मिल गई और वहाँ पर अगर उसको कोई भी परक्यूजिट्स मिलता है, कोई भी मतलब फैसिलिटी मिलती है या फिर अलाउंस मिलता है तो उसको वहाँ पर जितना भी अमाउंट मिला वो पूरा पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो एनी अलाउंस और परक्यूजिट्स पेड और अलाउड एज सच आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया आर एग्जम्प्ट। उसका मतलब कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा। सेक्शन ये 10(7) था। अब है नेक्स्ट सेक्शन डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी रिसीव्ड। ठीक है, अगर डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी रिसीव्ड बाई एन एम्प्लॉई, अगर मान लीजिए डेथ होने पर कोई ग्रेजुएटी रिसीव होती है या रिटायरमेंट होने पर कोई ग्रेजुएटी रिसीव होती है, तो वो अंडर सेक्शन 10(10) में एग्जम्प्ट है। अब कैसे कैसे एग्जम्प्ट है देखिए, ग्रेजुएटी इज ए पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर। कोई भी अगर एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉय को 5 ईयर कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएटी पेमेंट करता है, ठीक है, इन एप्रिसिएशन ऑफ द पास्ट सर्विस, उसने जो भी सर्विस दी है उसको एज ए एप्रिसिएशन मान के, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएटी कैन आइदर बी रिसीव्ड बाई द एम्प्लॉई हिमसेल्फ, या तो खुद एम्प्लॉई ले सकता है ग्रेजुएटी, या फिर उसका लीगल एयर ले सकता है अगर उसका डेथ हो गया तो। और ये टैक्सेबल होगा सैलरी, अंडर हेड सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा, बट कुछ उसकी एग्जम्पशंस भी है। ये देखिए, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉई ऑफ लोकल अथॉरिटी, अगर लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर है तो वो फुली एग्जम्प्ट होगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद एम्प्लॉई कवर्ड अंडर ग्रेजुएटी एक्ट, अगर कोई भी उसका एम्प्लॉयर है उस पर अगर ग्रेजुएटी एक्ट अप्लीकेबल होता है, तो देखिए मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 3 लिमिट्स, ये कुछ 3 लिमिट है, उसमें जो भी मिनिमम होगा वो उसका एग्जम्प्ट हो जाएगा। और क्या है, एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव, जो भी उसको एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव हुई है, या फिर 15 डेज सैलरी ऑफ एवरी कंप्लीटेड ईयर, जो भी उसके सर्विस के कंप्लीट हुए हैं, सर्विस कंप्लीट हुई है उसकी 15 डेज की सैलरी कैलकुलेट करके, या फिर और पार्ट देयर ऑफ एक्सीडिंग 6 मंथ 7 डेज सैलरी फॉर ईच पर्सन इन केस ऑफ एम्प्लॉई इन सीजनल स्टेब्लिशमेंट। अगर मान लो कोई स्टेब्लिशमेंट सीजनल होता है तो उस वाले केस में 7 डेज लेंगे, नहीं तो 15 डेज की सैलरी लेंगे। और थर्ड पॉइंट है ₹20 लाख। पहले ये लिमिट 10 लाख थी, अब ये बढ़ के 20 लाख रुपये हो गया। तो ₹20 लाख या 15 डेज सैलरी की कैलकुलेशन और एक्चुअल रिसीव, जो भी मिनिमम होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा।
और मीनिंग ऑफ सैलरी, सैलरी की डेफिनेशन में देखिए क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डीए। और लास्ट ड्रॉन सैलरी की क्या डेफिनेशन है, एवरेज सैलरी ऑफ प्रोसीडिंग 3 मंथ इन केस ऑफ पीस रेट्स एम्प्लॉइज, और नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ टू बी टेकन 26। तो ये एक्चुअल में आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। अगर प्रैक्टिकल पार्ट होता तो आपको ये पूरी पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती। तो एज ए थ्योरेटिकली आप इसको थोड़ा सा समरी में लिख सकते हैं। अगर ये डिटेल में आ गया, अगर आपको 5 नंबर का इसका डिटेल में आ गया तो आप फिर डिटेल में लिख सकते हैं। उसके बाद है एनी अदर एम्प्लॉई, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं है, एम्प्लॉई कवर्ड अंडर ग्रेजुएट एक्ट भी नहीं है, और कोई अदर एम्प्लॉई है। तो उसमें देखिए मिनिमम ऑफ द थ्री लिमिट है, उसमें जो भी मिनिमम होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव, जो भी उसको ग्रेजुएटी रिसीव हुई है। सेकंड पॉइंट था 20 लाख रुपीज़, ये तो मैक्सिमम लिमिट है। और फिर है हाफ मंथ्स एवरेज सैलरी और ईच कंप्लीटेड ईयर, जो भी ईयर कंप्लीटेड हुए उसके उसकी हाफ मंथ की सैलरी, एवरेज सैलरी की कैलकुलेशन होगी। अब इसमें आप देख सकते हैं मीनिंग ऑफ सैलरी में क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डीए, ठीक है। उसके बाद एवरेज सैलरी में क्या है, लास्ट 10 मंथ प्रोसीडिंग द मंथ ऑफ विच इवेंट अक्योर, 10 लास्ट 10 मंथ की सैलरी। और ओनली कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस टू बी टेकन, जो भी ईयर कंप्लीट हो गया है वही लिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन रिसीव। अगर उसको पेंशन भी रिसीव हो रही है, अब पेंशन भी 2 तरीके से रिसीव होती है। एक तो पर मंथ रिसीव होती है, तो जो भी पर मंथ अगर उसको रिसीव होगी रिटायरमेंट के बाद, अगर पर मंथ उसको कोई भी पेंशन मिल रही है, वो पूरी की पूरी टैक्सेबल है, वो कोई भी एग्जाम नहीं है। बट मैंने बोला है कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, जो वैल्यू कंप्यूटेड मतलब एक साथ मिलती है। मान लीजिए 40% या 60% उसने एक साथ मतलब कि पेंशन से निकाल लिया पैसा, तो वो देखिए कैसे कैसे एग्जाम्प्ट होता है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या एम्प्लॉई ऑफ लोकल अथॉरिटी है या स्टेचुरी कॉरपोरेशन का अगर एम्प्लॉई है, तो पूरी पूरी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। और अगर एनी अदर एम्प्लॉई है, ठीक है, एनी अदर एम्प्लॉई में मतलब इन एम्प्लॉई से अलग है कोई भी, तो देखिए कैसे कैसे एग्जाम्प्ट होगा। इफ़ ग्रेजुएटी इज नॉट रिसीव्ड, अगर ग्रेजुएटी रिसीव नहीं होती उसको, इफ़ ग्रेजुएटी इज नॉट रिसीव्ड, तो जो भी कंप्यूटेड वैल्यू उसको मिली है, मतलब एक साथ जो भी अमाउंट मिला है पेंशन से, तो हाफ ऑफ द पेंशन विच ही इज नॉर्मली इंटाइटल्ड टू रिसीव, मतलब हाफ पेंशन, जो भी पेंशन उसको मिली है उसका हाफ एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और अगर ग्रेजुएटी इज आल्सो रिसीव्ड, अगर ग्रेजुएटी भी मिलती है, ठीक है, ग्रेजुएटी अगर मिल रही है, तो कंप्यूटेड वैल्यू का 1/3 ऑफ द पेंशन, मतलब कंप्यूटेड वैल्यू का 1/3 है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो इसमें हाफ एग्जाम्प्ट हो रहा था, वो यहाँ पर 1/3 एग्जाम्प्ट हो रहा था। तो समझ में आ रहा है? हाँ जी। क्लास लंबी तो नहीं हो रही? या फिर नेक्स्ट पॉइंट कल देखें? अभी हमने 10 पॉइंट कवर कर लिया है। अगर मान लो आपका क्वेश्चन अगर आ गया ऐसा, तो आप अगर 6 पॉइंट नॉर्मली पूरे के पूरे नहीं पूछे जाएंगे, उसमें या तो ये पूछ सकते हैं कि 6 पॉइंट लिखिए या 8 पॉइंट लिखिए या 10 पॉइंट लिखिए। तो मैंने वैसे तो 11 पॉइंट बता दिए हैं, फिर भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और डिटेल में बता दूँ और भी इसके जो बचे हुए पॉइंट्स हैं। या फिर अभी कवर कराना तो बताइए। या नेक्स्ट क्लास में कराना है? नेक्स्ट में करा देना सर, क्योंकि बहुत सारा लंबा हो जाएगा। तो कल आप इसको रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बचे हुए पॉइंट्स करा दूंगा, ठीक है। इनमें कोई डाउट हो तो बताइए। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। ओके, बाय।